हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हम एसिड्स के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। आप कई बार क्या करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे अपडेट्स आने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आ रही हूँ बेटा। ठीक है, जिसमें हम सारे जो चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं उन सबको कवर करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सारे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है और टच जिनका स्लिपरी होता है, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, और इन बेसिस की एक क्वालिटी होती है बेटा कि ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। डन। अब देखिए, बेसिस जो रहते हैं केमिकली बिल्कुल एसिड के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जब कभी भी बेसिस को एसिड में डाला जाता है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर ये कह सकते हो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या दे, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं एंड ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हो। ठीक है, और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, बेसिस हैं। कुछ और भी बेसिस हैं, जैसे अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, ये आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है बट इट इज अ बेस। ठीक है, कुछ आपके सॉल्ट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जितने भी बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलाइज कहते हैं। ध्यान इधर रखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूं कि जितने भी आपके बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइज। क्लियर? ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलाई। जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड है जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हो, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है जिसे आप कास्टिक पोटाश कहते हो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है जिसे आप स्लेक लाइम कहते हो, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं और ये सारे क्या होते हैं, एल्कलाइज। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि जितने भी आपके बेसिस होते हैं सभी बेसिस एल्कलाइज नहीं हैं, लेकिन जितने भी एल्कलाइज हैं वो सभी बेसिस होंगे। डन। कहने का मतलब ये भी कह सकते हो सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको आप एल्कलाइज कहते हो। जैसे हमने एसिड में देखा था कि उनमें कॉमन क्या होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से अब हम बेसिस में देखेंगे कि उनमें कॉमन सब्सटेंस क्या होता है। जितने भी बेसिस होते हैं बेटा उनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे सोल्यूशन में। डन। जब कभी भी इन सब्सटेंसेस का डिसोसिएशन होता है वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने कास्टिक सोडा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, जिसने आपका सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। इसी तरीके से अगर हम कास्टिक पोटाश का एग्जाम्पल लेते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं इन्होंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा बेटा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था बेटा कि एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। अब ये होती क्या है, देखिए हमने क्या बात करी थी कि जो आपके एसिड होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि बेसिस की बात करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को डिसोशिएट कर रहा है वाटर में, ये जो नंबर होता है ये इसकी बेस की एसिडिटी कहलाएगी। फिर से समझिए, किसी भी बेस ने किसी भी सब्सटेंस ने कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया है, वो जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसको हम कहते हैं उस बेस की एसिडिटी।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी बेसिसिटी होती है 1। वहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी एसिडिटी होती है 1। वहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी एसिडिटी होती है 2। उसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे बेटा तो उसकी एसिडिटी होती है 3। डन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी बेसिस हैं उनका वाटर में डिसोसिएशन करने पे या वाटर में डिसॉल्व करने पे वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितनी डिग्री है, ठीक है, कितनी तेजी से वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर रहे हैं, ना कि उनमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन या वो प्रोड्यूस हुए हैं। उनकी कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है डिग्री पे कि कितनी तेजी से वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। और यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसेस क्या करते हैं कि वाटर में डिसॉल्व होके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली अगर आयोनाइज हो गए तो इस टाइप की जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं बेटा ये लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। वहीं हम वीक बेसिस की बात करें तो ऐसे बेसिस जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट नहीं होते हैं, इस टाइप के बेसिस को हम कहते हैं वीक बेस या फिर वीक एल्कलाइज। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते भी हो बेटा तो ये क्या करेंगे, कंप्लीटली नहीं, बहुत पार्शियली आयोनाइज होंगे, पार्शियली डिसॉल्व होंगे वाटर में, कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जरा हम प्रॉपर्टीज की बात करें। जब आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो सबसे पहले बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, सोपी होते हैं टच करने पे। अगर आपने जैसे आपने साबुन को टच करते हो, सोप को टच करते हो तो आप क्या देखते हो, आपकी फिंगर्स जो है वो स्लिप करते हैं एक दूसरे पे। एग्जैक्टली सेम तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है, टच करने पे सोपी होता है, ठीक है। बेसिस जो रहते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। डन। बेसिस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ बेसिस जो रहते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मींस कुछ बेसिस ऐसे हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। हर एक मेटल रिएक्ट नहीं करता बेस के साथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहां जैसे जिंक कर रहा है जो आपके इसको डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। आगे देखिए, बेसिस जो रहते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। बात समझ में आई? जितने भी बेसिस हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। डन। बेसिस नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। देखिए आपको पता होगा जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि आपके जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड ले रहे हैं, क्योंकि आपके एसिडिक नेचर के होंगे तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। डन। चलिए यूजेस ऑफ बेसिस देख लेते हैं। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल होता है बेटा सोप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयन जैसे सब्सटेंसेस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हो, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एंट एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। जो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखते हो उसमें इसका यूज किया जाता है। वहीं सोडियम कार्बोनेट की बात करें, ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाने में जिसको आप वॉशिंग पाउडर बोलते हो वो बनाने में, प्लस
हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वाटर क्या होता है, उसको किस तरह सॉफ्ट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा वाटर जो सोप के साथ रिएक्शन करके लेदर जैसा चिपचिपा सब्सटेंस फॉर्म करता है, इस टाइप के वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, जो आपके मेटल्स के कार्बोनेट की वजह से वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा जो कि कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर जो आपके बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और एंटासिड जो डाइजेशन के टाइम में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट बना है, सॉरी एसिड बना है, उसको कम करने के लिए, प्लस फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हो, इसका इस्तेमाल इतनी चीजों में किया जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपके लिए एक टिप भी है छोटी सी, कि कई बार अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपके घर में बेकिंग पाउडर होता है, उसकी आप थोड़ा सा अमाउंट में अगर आप उसे खा लेंगे, पानी में डिजोल्व करके पी लेंगे, तो आपके स्टमक में जो एक्सेस अमाउंट में एसिडिटी हुई है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। वेल, बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, जब हम वाटर को आयोनाइज करते हैं या उसको जब ब्रेक करते हैं अपने उसके आयंस में, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये दोनों की क्वांटिटी एग्जैक्टली इक्वल होती है। अगर 5 हाइड्रोजन आयन है तो 5 ही आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती है, इसीलिए जो प्योर वाटर रहता है वो आपका न्यूट्रल रहता है। डन, ना तो वो एसिडिक नेचर का होता है, ना ही वो बेसिक नेचर का होता है, वो एकदम न्यूट्रल होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर मैंने इस वाटर में कोई एसिड मिला दिया, और एसिड का नेचर होता है बेटा कि वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो होगा क्या, इस वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट थे, अब हाइड्रोजन आयन एसिड ने भी दे दिए, तो कहने का मतलब क्या होगा, जो कंटेनर होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर, अगर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, तो जो आपका ये सोल्यूशन होगा ये किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का होगा। मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कितनी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। वहीं बेस में बात करें तो बेस की क्या क्वालिटी होती है बेटा, कि जब कभी भी बेस वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे, यस और नो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कि जो आपके बेस थे वो क्या होंगे, उसकी वजह से वाटर में हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिससे हाइड्रोजन आयन की जो परसेंटेज है वो कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट थे, या ये कह सकते हो डेनिश आपके केमिस्ट थे, सोरेनसन। सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाई जिसको नाम दिया पीएच स्केल। एक्चुअल में ये स्केल देखो, ये देख रहे हो आप, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये स्केल है, ठीक है। ये जो स्केल है आपके किसी भी गिवन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, मतलब अलग अलग लेवल पे हाइड्रोजन आयन की हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो उसका जो कलर है वो वॉयलेट की तरफ चलता चला जाएगा, और अगर वो ज्यादा है तो उसका जो कलर है वो रेड की तरफ होता हुआ चला जाएगा। डन, चलिए अब देखते हैं वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, पीएच सोल्यूशन जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ठीक है, कोई भी आपका सोल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये प्योरली डिपेंड करेगा कि आपके सोल्यूशन की पीएच क्या है। ज्यादा कंसंट्रेशन है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लोअर विल बी द पीएच वैल्यू। समझ में आया? मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जो पीएच वैल्यू है, जो स्केल है पीएच पे, उस पे जो नंबर आता है ना 1 2 3 4, वो कम होती हुई चली जाएगी।
डन। इसमें जो वर्ड ये पी है ना बेटा, इसका जर्मन मतलब होता है बेटा पोटेंस, जिस पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, और ये जो H लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। समझ में आया? अब देखिए मैंने स्केल पे बात करी कि कम होती चली जाएगी। इमेजिन कीजिए अब मैंने टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, ठीक है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में लिक्विड यहाँ है, एक दूसरे में यहाँ है। मैंने पीएच स्केल से टेस्ट किया, ठीक है। एक की वैल्यू आई 1, एक की वैल्यू आई 5। जितनी ज्यादा कम वैल्यू उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी लिक्विड की। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इस टेस्ट ट्यूब में जो आपका लिक्विड फिल्ड है उसकी पीएच वैल्यू अगर 1 है, जैसे यहाँ पे शो भी कर रहा है, तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहले पीएच वैल्यू में देख लीजिए बेटा, जो ये पीएच स्केल है, अगर इस पीएच स्केल में किसी सब्सटेंस की या किसी भी लिक्विड की जो पीएच है अगर वो 1 से लेके 7 तक है, तो आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का होगा। और अगर इसकी पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में वेरी करती है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए एसिड की बात करें, जितनी वैल्यू कम होती चली जाएगी आपका जो सब्सटेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा आपकी पीएच वैल्यू होती चली जाएगी, जो बेस है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। किचन में नीचे, आई होप इट इज क्लियर। देखिए यहाँ पे वही चीज आपको समझा रखी है, अगर पीएच वैल्यू 7 है, एग्जैक्टली 7 है, तो उसकी जो आपकी कोई भी सब्सटेंस होगा वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल। एक्चुअल में जो प्योर वाटर होता है आपका, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7। जबकि हम शुगर सोल्यूशन की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये भी क्या होते हैं, प्योरली न्यूट्रल होते हैं, जिनका भी आपका पीएच जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 7। अब बात करते हैं एसिडिक। अगर पीएच 7 से कम है वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, एसिड। बेस की बात करें 7 से ज्यादा है तो आपका सब्सटेंस बेस होगा। डन। जितनी कम पीएच उतना ही एसिडिक सब्सटेंस, जितनी ज्यादा पीएच उतना ही बेसिक, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक, इवन आपका ये कह सकते हो। समझ में आया? जितनी कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज्यादा पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप इट इज क्लियर। आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे इसमें स्केल में भी बता रखा है, जो वीक एसिड होते हैं बेटा उनकी जो पीएच रहती है वो 3.5 से लेके 7 तक वेरी करती है। वहीं जो वीक एल्कलाइज होते हैं या फिर वीक बेसिस होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7 से लेके 10.5 तक वेरी करती है। डन। वहीं हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो उनकी पीएच जो रहती है वो 0 से लेके 3.5 तक वेरी करती है। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो उनकी जो पीएच रहती है वो 10.5 से लेके 14 तक वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पे आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सब्सटेंसेस हैं और उनकी पीएच वैल्यू दे रखे। जैसे हम कॉफी की बात करें तो कॉफी का जो पीएच रहता है वो 5 रहता है, मतलब जो कॉफी रहती है वो एसिडिक नेचर की रहती है। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो उसका पीएच 6 रहता है। मिल्क की बात करें तो 6.5, प्योर वाटर 7, ब्लड 7.4, एग की बात करें 7.8, इवन योर टूथपेस्ट हैविंग पीएच 8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसके बारे में मैंने बात करी थी उसका जो पीएच रहता है वो 10.5 रहता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? देखिए अगर हमने लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया, फिनोक्सिलिन का इस्तेमाल किया, मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल किया, इवन योर रेड कैबेज का इस्तेमाल किया, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो या तो एसिडिक को बताते थे या बेसिक को बताते थे। ये हमें पता चल जाता था इनसे कि कोई भी गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, लेकिन हमें उनसे कोई भी पीएच वैल्यू के बारे में नहीं पता चलती थी। हाँ, उन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, चाहे वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है चाहे वो आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर, उससे ये जरूर पता चल रहा था कि जो आपका गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा ये बताने के साथ साथ उसकी पीएच वैल्यू भी बताता है। ठीक है, कैसे? देखिए ये आपका जो इंडिकेटर है अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है।
समझ में आया? 7 पे बिल्कुल ग्रीन कलर शो करेगा, जबकि एसिड जितना ज्यादा वो बेसिक होता चला जाएगा उतना ही वो वॉयलेट की तरफ मूव करता चला जाएगा, और जितना ज्यादा कम होता चला जाएगा वो रेड की तरफ मूव करता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं आपके लिए कुछ एक्टिविटीज लेके आऊंगी बेटा, ठीक है, जो हम देखेंगे वीडियोस में। ठीक है, मैं इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में मैं कुछ एक्टिविटीज हैं वो अपलोड करूंगी, जिसकी मदद से आप देख सकते हो। डन? ये देखें, यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल पेज जो इंडिकेटर होती है उसकी एक स्ट्रिप ली हुई है, और इससे जिसमें भी इन्होंने डिप किया है, ये है आ रहा है आपका पर्पल कलर, और पर्पल कलर से क्या पता चल रहा है, इन्होंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया है। ठीक है, वाटर में चेक करेंगे बेटा वो ग्रीनिश कलर का देगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, दैट इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूजुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर जो लिक्विड फॉर्म रहता है ना, उसमें आपका मिक्सचर रहता है अलग अलग इंडिकेटर्स का। ठीक है, जो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करेगा। डन? आई होप इट इज क्लियर। डेली लाइफ में पीएच कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? फर्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कई बार जब हम हाई प्रोटीन और हाई फैट वाले सब्सटेंस इनटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड होती है प्रोडक्शन की, तो हम क्या करते हैं, आपका इस एसिडिटी ये क्या करती है, इनडाइजेशन कॉज करती है। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एंटासिड टैबलेट जैसे डाइजीन है या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इनका कंजम्पशन करते हैं। जब इनका कंजम्पशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, स्टमक में जाके न्यूट्रलाइज सब्सटेंसेस को कर देंगे। ठीक है, टूथ डिके, आपको पता होगा आपके टूथ का जो इनेमल रहता है आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब अगर आपका जो माउथ है, यूजुअली आपके माउथ का पीएच 5.5 से अबव होना चाहिए। किसी भी वजह से, किसी भी सब रीजन की वजह से अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, किसी भी रीजन से, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो उस वजह से क्या होगा बेटा, आपके टूथ में मतलब माउथ में एसिडिक नेचर हो जाएगा। एसिड हो जाएगा तो क्या होगा, जो ऊपर इनेमल होती है, टूथ के ऊपर जो इनेमल है वो क्या करेगी, कोरोड होने लगेगी, और जैसे वो कोरोड होगी वहां पे क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगी, क्योंकि आपका जो इनेमल रहती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और ये एसिड इस कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और इसको कोरोड करेगा। कोरोड करने की वजह से क्या होगा, आपका इनेमल हट जाएगी और धीरे धीरे कैविटी बढ़ने लगेगी टूथ में, और जैसे ही कैविटी बनती है जो टूथ है वो डिके होने लगेगा। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जिन पर्सन में टिथ की कैविटी होती है वो पर्सन अधिकतर देखा होगा या तो वो शुगरी सब्सटेंस ज्यादा खाते हैं, जैसे मिठाई है, टॉफीज है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कैंडीज है, इन सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखो, चलिए यहाँ थर्ड पॉइंट से देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आई होप you are enjoying. Still you face any doubt, write down in comment section, definitely I am going to answer.